5 की तरफ आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होने वाली हैं इसमें। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, संवैधानिक संस्थाएं देखेंगे, निर्वाचन आयोग देखेंगे, भारत का महान्यायवादी। और ये हम क्रैश कोर्स के रूप में ही देख रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल पूरा अंदर तक नहीं जा पाएंगे, बट जो एग्जाम में पूछा जाता है उस हिसाब से कंप्लीट करेंगे। ओके, राज्य महाधिवक्ता, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य का लोक सेवा आयोग, ये सब हम क्लियर करते हैं इसमें। कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इनके बारे में जानते हैं। भाषाएं, ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है और राजभाषा कौन सी है ये जानते हैं। आपात उपबंध 352, 356, 360 ये जानते हैं। जम्मू कश्मीर, संविधान संशोधन, संघीय ढांचा, ये सब हम देखते हैं और लास्ट में पुनः से रिवीजन करते हैं। तो इस पार्ट 5 के बाद में ये अपना पॉलिटी का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपने पार्ट 1 से लेके इवन इंट्रोडक्शन से लेके अब तक सारे पार्ट देख लिए होंगे और ये पार्ट देखते हैं कि आप साथ साथ में आपकी पॉलिटी का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं अपनी संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या हुआ? संवैधानिक, ऐसी संस्था जिनका संविधान में वर्णन किया हुआ है तो वो संवैधानिक संस्था है। यानी संविधान की जो पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उस संस्था का उल्लेख होना चाहिए, वो संस्था संवैधानिक संस्था होती है। जैसे निर्वाचन आयोग, अगर आप नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है, तो ये अपनी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है। यानी एक कार्यकारी आदेश के द्वारा एक आयोग बनाया गया है, तो वो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो नीति आयोग भी हमें देखना है। तो संवैधानिक संस्था के बारे में देखते हैं। निर्वाचन आयोग, देखो निर्वाचन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? निर्वाचन आयोग की जरूरत पड़ी चुनाव करवाने के लिए, निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने के लिए। अगर सरकारी चुनाव करवाने लग जाएगी तो निश्चित सी बात है धांधली होने वाली है, तो एक निष्पक्ष रूप से एक निर्वाचन आयोग बनाना जरूरी था। ओके, तो ये निर्वाचन आयोग का भारत के संविधान में भाग 15 में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में डिटेल में बताया गया है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के लिए ही दिया गया है। ओके, ये संवैधानिक संस्था है, ऑटोमेटिक पता ही चल रहा है जब संविधान में इसका उल्लेख है तो संवैधानिक संस्था ही होगी। ओके, स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है 26 जनवरी को, उससे एक दिन पहले निर्वाचन आयोग जो है वो बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे 25 जनवरी को क्या माना जाएगा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी को ही वो लागू हुआ है तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो जाएगा। ओके, अब अगर संगठन की बात करें, अपना इलेक्शन कमीशन में संगठन क्या होता है? 3 सदस्य होते हैं, एक तो मुख्य होता है और 2 उसके सहयोगी होते हैं। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयोग जिसे बोला जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक होता है वो तो, और उसके साथ में 2 होते हैं इलेक्शनर कमीशन यानी निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अन्य। तो कुल मिला के 3 लोगों की बॉडी है जिसमें एक सीईसी है और 2 उनके साथ में सहयोग के लिए। ओके, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये सीईसी के लिए। अपना जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए अगर बात की जाए उम्र की, तो या तो वो 6 वर्ष कंप्लीट कर ले या उससे पहले अगर 65 वर्ष की आयु हो गई है तो उससे पहले उसका वहां से पद से हटाया जाएगा। ओके, अगर बात करें इलेक्शन या निर्वाचन आयुक्त की, तो निर्वाचन आयुक्त के लिए 6 वर्ष होता है और उम्र में यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष हो या 6 वर्ष हो, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उस समय उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ओके, पदच्युत यानी पद से कैसे हटाया जा सकता है इनके अलावा, यानी 6 वर्ष से पहले या अगर 65 वर्ष भी नहीं हुई है और उसे पद से हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है? सीईसी को संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। ओके, महाभियोग प्रक्रिया, तो महाभियोग प्रक्रिया काफी कठिन होती है तो इसलिए सीईसी को हटाना एक तरीके से इम्पॉसिबल जैसा होता है। तो यहाँ पे सीईसी जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयोग जो होता है, वो अपने आप में ही एक शक्तिशाली पद हो जाता है और वो निष्पक्ष रूप से काम करता है, वो सरकार के दबाव में नहीं रहता। इलेक्शन कमीशन को राष्ट्रपति सीईसी की सिफारिश पर हटाता है। इलेक्शन कमिश्नर्स को, जो निर्वाचन आयुक्त हैं 2, उनको राष्ट्रपति हटाता है सीईसी की सिफारिश पर। तो इन्हें हटाना आसान है, सीईसी को हटाना इतना आसान नहीं है। ओके, अगर बात करें प्रथम निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उनका नाम था सुकुमार सेन, एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त जो थी वो श्रीमती BS रमा देवी। ओके, और आज के समय पे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम आपको कमेंट में लिखना है। ओके, आपको लिखना है वो। ओके,
अगला चलते हैं संवैधानिक निकाय में, संवैधानिक संस्थाओं में भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का सर्वोच्च एवं प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में 76 में इसका उल्लेख है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का पद क्या होता है ये समझ लीजिए थोड़ा सा। भारत सरकार के खिलाफ बहुत सारे केसेज होते हैं, बहुत सारे केसेज भारत सरकार के खिलाफ होते हैं। ऐसे आप देखते होंगे बनाम राजस्थान सरकार, बनाम हरियाणा सरकार, ऐसे ही ऐसे नाम आते हैं कि ये बनाम इंदिरा साहनी वर्सेज ये, इस तरीके से बहुत सारे भारत सरकार के खिलाफ केसेज आते हैं। उन केसेज में सरकार के बहुत सारे वकील होते हैं जो सरकार की तरफ से अपनी दलील देते हैं, ठीक है। लोअर कोर्ट पे अलग होते हैं, हायर कोर्ट पे, हाई कोर्ट लेवल पे अलग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो महाअधिवक्ता होता है, प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, ये महान्यायवादी होता है। सरकार की तरफ से बड़े बड़े केसेज में यही सरकार का पक्ष रखने जाता है। तो आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इसका पद धारण रहता है। राष्ट्रपति करेगा, इसका मतलब पीएम की सिफारिश पर, ठीक है। तो पीएम की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। वह किसी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। अगर वो चाहे तो लोकसभा में जाके बोल सकता है, ठीक है, उसकी वहां जाके उपस्थित रह सकता है, लेकिन अगर कहीं वोटिंग हो रही है तो वोटिंग का उसे कोई राइट नहीं है, ओके। वोटिंग का राइट हो भी नहीं सकता, वो सिर्फ वहां पे महान्यायवादी के रूप में वहां जा रहा है सरकार का पक्ष रखने के लिए, ओके। राज्य का महाधिवक्ता, जैसे सेम टू सेम केंद्र के वैसे ही राज्य के लेवल पे एक महाधिवक्ता होता है, ओके। भारत के संविधान में भाग 6 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 165 में। काम क्या है? वही सेम जो अटॉर्नी जनरल ने किया है वो केंद्र के लिए कर रहा है, ये राज्य के लिए करेगा, यानी हर राज्य के लिए अलग से महाधिवक्ता होने वाला है। तो राजस्थान राज्य का एक अलग से महाधिवक्ता होगा जो राजस्थान राज्य सरकार के खिलाफ जितने भी केसेज हैं उनमें राजस्थान सरकार का पक्ष रखने वाला है, यानी प्रथम विधि अधिकारी है राज्य का, ओके। तो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, ओके। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत ये अपना पद धारण करता है। राज्यपाल का मतलब पीएम की, सीएम की सिफारिश, क्योंकि राज्यपाल राज्य के लेवल पे है तो सीएम की सिफारिश पर यह रहता है। अब बात करते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसका आर्टिकल नंबर 280 में उल्लेख है, तो ये आर्टिकल नंबर याद रख लेना, वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में। अब वित्त आयोग क्या है? देखो, हर 5 साल के लिए जो सरकार द्वारा कर इकट्ठा किया जा रहा है उसमें से राज्यों को कितना हिस्सा देना है इसका निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। बाद में उसके थोड़े थोड़े और कार्य बढ़ा दिए गए, सलाह के रूप में कार्य करना, ठीक है। तो मेन काम जो था वो जो कर है, केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा तय करने के लिए, तो 5 साल के लिए होता है ये, ओके। चल रहा है वो 14वां चल रहा है, लेकिन 15वां का गठन हो चुका है जो 2020 से 2025 के लिए अपनी सिफारिश देने वाला है। तो इसका गठन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति यानी मंत्रिपरिषद की सिफारिश या पीएम की सिफारिश पर। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये बात बिल्कुल मैं बता चुका हूं आपको। ये जब से शुरू हुआ है, अपना भारत आजाद हुआ है, उस समय के बाद में प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का कंटिन्यूअसली गठन किया जाता है, ओके। प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति 1951 में की गई थी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख लेना, केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे विजय केलकर हैं, और 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो वाई रेड्डी हैं। अभी 15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है, 2017 में उसका गठन हो चुका है। उसकी सिफारिशें आ जाएंगी और उन सिफारिशों के आधार पे 2020 से 2025 तक राज्यों के लिए जो कर का हिस्सा है वो दिया जाएगा, ओके। आज के समय पे जो 15वां वित्त आयोग बना हुआ है उसके जो अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह हैं, और उनके साथ में 4 अन्य सदस्य जो हैं, 4 अन्य सदस्य हैं, शशिकांत दास, डॉक्टर रूपनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र, ये 4 अन्य सदस्य हैं। एन.के. सिंह इस समय 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जो 2020 से 2025 के लिए सिफारिश देने वाला है। क्या काम होता है अपना वित्त आयोग का? भारत के केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना, केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी तय करना और संघवाद को बढ़ा देना है, फेडरलिज्म को बढ़ाना है इसके द्वारा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार को
सिफारिश करता है। ओके, तो ये आपको वित्त आयोग समझ में आया होगा। आपको फैक्ट याद करने ही है, आर्टिकल 280 याद करना है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके कितने सदस्य रहते हैं, ये आपको याद रखना है। अभी कौन सा वित्त आयोग बना है, तो 15वां वित्त आयोग बना है। कब से कब के लिए बनाया गया है, 2020 से 2025 के लिए। अध्यक्ष कौन कौन है, NK सिंह है। ओके, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, KC योगी थे। ओके, 13वें का भी याद कर सकते हो, 14वें का भी याद कर सकते हो। ओके, अभी हम सेकंड जो अपना संस्था थी वो वित्त आयोग कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं संवैधानिक संस्थाओं में एक संस्था जो है अपनी संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से 323 तक, अपना 315 से लेकर 323 तक संविधान के अंतर्गत एक संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। अब जरूरत क्या पड़ी संघ लोक सेवा आयोग की, पब्लिक सर्विसेज जितनी होती हैं उनमें नई भर्तियों के लिए एक सिस्टम चाहिए, और उस सिस्टम के लिए केंद्र के लेवल पे बना दिया गया UPSC और राज्य के लेवल पे बना दिया गया स्टेट PSC। जो स्टेट है वो स्टेट के लेवल पे PSC, स्टेट की जो PSC भर्तियां होंगी उनकी भर्ती कंप्लीट कराने के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। तो UPSC जो होता है केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक पूरा सबसे बड़ा सिस्टम है, ऐसे ही स्टेट पे होता है। ओके, इसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, UPSC भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन कराती है। बाकी आप सब जानते हैं अपना IAS वगैरह का एग्जाम या CDS वगैरह का एग्जाम जो भी कराया जाता है वो अपना UPSC के द्वारा कराया जाता है। ऐसे ही RPSC भी बहुत सारे एग्जाम कराती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है RAS का एग्जाम। ठीक है, तो जो पद अधिकारी लेवल के रेंज के जो भी बड़े पद हैं उन पर यहाँ पे UPSC और अपना स्टेट PSC के द्वारा वो अपना एग्जाम कराए जाते हैं। ओके, अपना UPSC की अगर बात करें तो UPSC में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 11 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है उनमें से। ओके, अगर कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पूरी हो जाएगी UPSC सदस्यों के लिए वो कार्यकाल होता है उनका। ओके, अगर पद से हटाना है तो आर्टिकल 370 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाता है। ये UPSC सदस्यों को अगर पद से हटाना है तो आर्टिकल 317 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले जांच की जाएगी और जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है और नहीं भी हटा सकता है। अगर रिपोर्ट में अगर कुछ भी गलत नहीं पाया जाता है तो नहीं हटाएगा। ओके, सेम वही बात राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, स्टेट PSC के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी, वहां पे राष्ट्रपति द्वारा होती है। सिफारिश यहाँ पे CM की रहेगी और केंद्र के लेवल वाले पे PM की रहेगी। कार्यकाल यहाँ पे 6 वर्ष और 62 वर्ष, और वहां पे जो था 6 वर्ष और 65 वर्ष था। ओके, इतना सा अंतर आ जाता है। पद से हटाने के राज्यपाल को केवल निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, हटाने की शक्ति उन्हें प्राप्त नहीं है। अगला संवैधानिक निकाय देखते हैं हम अपना CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसे अपना लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोला जाता है। ओके, तो सरकार के जितने भी कामकाज होते हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती हैं उनमें बहुत सारा रुपए खर्च होता है, उन सब का लेखा जोखा रखना और उनको लेखा जोखा एक बार हो जाता है और उनको बाद में पुनः निरीक्षण करना, ये सब काम किसका होता है, कैग का। वो सब अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। एक तो सरकारी सिस्टम होता है, एक कैग वाला सिस्टम होता है। कैग के अंतर्गत उनका लेखा परीक्षण किया जाता है, उनकी ऑडिटिंग की जाती है, उनकी अकाउंटिंग की जाती है और साल भर में एक रिपोर्ट बना करके उसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवा देता है। ये को भारतीय लोकतंत्र का प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो चेक कर रहा है कि सरकार कहाँ कहाँ पे गलतियां कर सकती है, कहाँ कहाँ पे गलतियां नहीं कर रही है। ये सब कैग के पास में लिखित में होता है। ओके, तो इसके बारे में भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 148 से 151 में इसका उल्लेख है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष का हो सकता है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वही आपको याद रखना है। बाकी केंद्र के लेवल पे यही ज्यादा आप देखने को मिल रहा होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ओके, अगर पद से हटाना है तो कदाचार या अक्षमता के आधार पर जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी आधार पे कैग को हटाया जाता है। तो कैग ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पद हो जाता है, क्योंकि इसके पास में सारी योजनाओं का कहाँ पे जो रुपया खर्च हुआ है उस सब का ब्यौरा इसके पास में होता है और ये रिपोर्ट लेके राष्ट्रपति के पास में देता है। हो सकता है ये अपना कुछ ना कुछ उसमें सुझाव भी देता है कि यहाँ पे शायद सरकार ने गड़बड़ी कर दी है। इस तरीके से बहुत सारे घोटाले भी उजागर हो जाते हैं कैग के माध्यम से। ओके,
सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। कैग जो पद है वो कैग एक ही व्यक्ति होता है, नॉर्मली एक ही व्यक्ति को रखते हैं ऊपर के लेवल पे, बाकी उसके अंडर में काम करने वाला पूरा सिस्टम है, लेकिन ऊपर ही ऊपर सबसे एक ही व्यक्ति होता है। ओके, तो उसके अलावा कैग जो होता है लोक वित्त का संरक्षक होता है, लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। ठीक है, कैग सरकारी कंपनियों, प्राधिकरण, निकायों, अनुदान प्राप्त जो कि केंद्र और राज्य से प्राप्त है, अन्य निगमों के लिए भी लेखा परीक्षण कर सकता है। वैसे तो कैग अपने सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, उन सब का निरीक्षण कर ही रहा है। उसके साथ साथ में जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, जो अपने सार्वजनिक उपक्रम हैं, उन सब की भी ऑडिटिंग करता है। और कुछ एनजीओज, कुछ संस्थाएं जो कि सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं ग्रांट ले रही हैं, उनकी भी ऑडिटिंग करता है, उनकी भी अकाउंटिंग करता है। ओके, और अन्य निगमों की भी ऑडिटिंग कर सकता है अगर वो चाहें राष्ट्रपति की सहमति से। ओके, तो कैग जो होता है एक अपने आप में बहुत बड़ा पद है जो ज्यादातर चीजों का लेखा परीक्षण करता है। जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सब का लेखा जोखा जो होता है कैग के कर्मचारियों के द्वारा, कैग के अंडर में काम करने वाले कैग अपने आप में एक पद है एक्चुअली में। ठीक है, आज के समय पे श्री राजीव महर्षि जी जो हैं वो कैग हैं। अपने आप में कैग एक पूरा पद हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सबसे सर्वोच्च पद है कैग का। ठीक है, इनके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम करने वाले होते हैं, वो सब अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करते हैं और यहाँ पे सब अपना प्रतिवेदन भेजते हैं। और कैग के जो राजीव महर्षि जी हैं वो राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देते हैं और रिपोर्ट तैयार करके देते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कैग वाला समझ में आ गया होगा। ये अपनी संस्था कंप्लीट हो गई, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आज के समय पे जो कैग हैं वो राजीव महर्षि हैं। बाकी जैसे 2G घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ जो आपने सुना होगा, वो सब कैग के द्वारा उजागर किए गए थे। अब बात करते हैं नीति आयोग की। ये कार्यकारी आदेश के द्वारा जारी किया गया था, एक अपना इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। इससे पहले आपने सुना होगा योजना आयोग काम करता था। योजना आयोग जो था वो सेंटर से डाउन तक अपनी योजनाओं को ले जाने का काम करता है, यानी केंद्रीकरण पे जोर देता था। मोदी जी जब आए थे वो अपने फेडरलिज्म यानी सहकारिता संघवाद पे जोर देते हैं, यानी नीचे से ऊपर तक विकास होना चाहिए, नीचे की तरफ से। और योजना आयोग जो था वो ऊपर योजनाएं बनाई जाती थी और पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वयन कराने का काम किया जाता था। तो पंचवर्षीय योजनाएं इसके तहत चलती थी। जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी वो योजना आयोग के तहत ही चलती थी। अभी पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई हैं। अभी एक नया संस्थान बनाया गया है नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद में, जो पहला टर्म था उसके आने के बाद में नया संस्थान बनाया गया था, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी जो भारत नया रूप से बदल रहा है, बदलते हुए भारत के लिए एक नया संस्थान बनाया गया है, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, ये भारत में बदलने के लिए पूर्ण रूप से एक नया संस्थान बनाया गया। योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया। ये नया संस्थान है, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। तो ये आप डेट याद रख लेना, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। और कब गठन किया गया है? ये 1 जनवरी 2015 को। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। योजना आयोग जो था वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था और उनका क्रियान्वयन करवाने की बात बोलता था। नीति आयोग लंबे रन की योजनाएं बनवाता है और सरकार के लिए सिफारिश करता है। नीति आयोग सिर्फ और सिर्फ एक सलाहकारी बोर्ड है और थिंक टैंक है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इसमें शामिल किया जाता है जो देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो ये थिंक टैंक का काम करता है। सिर्फ और सोचने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो काफ़ी बड़ी संरचना है। इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? एक तो अध्यक्ष होता है इसका, प्रधानमंत्री होता है, ये ऑटोमेटिक पदेन अध्यक्ष होता है इसका, पीएम होता है अपना नीति आयोग का। ओके, नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष हो गया वो प्रधानमंत्री हो गया। उपाध्यक्ष पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक बहुत बड़ा इसमें पद है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये सीईओ होता है नीति आयोग का जो सबसे ज्यादा काम करवाता है। ओके, यही मैनेज करता है मोस्टली। तो ठीक है, उसके अलावा पदेन सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं जो पीएम द्वारा नामित किए जाते हैं और ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के होते हैं।
यानी अपने मंत्रियों में से कई 4 व्यक्तियों का नाम वो लिख देते हैं। एक तो पीएम, उसके बाद में एक अध्यक्ष हो गए, उसके बाद 4 ये, उसके बाद में एक नीति आयोग का सीईओ, उसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं और अंशकालिक सदस्य होते हैं 2, और गवर्निंग काउंसिलिंग में ये सब शामिल होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है? पीएम है, उपाध्यक्ष पीएम के द्वारा नियुक्त है। पदेन सदस्य 4 जो होते हैं वो अपने मंत्रिपरिषद में से लिए जाते हैं। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, और यूटीज के एलजी और प्रशासक, यानी कि जितनी भी 9 यूटीज हैं उन सबके या तो उपराज्यपाल नहीं है तो वहां पे जो प्रशासक होता है उसको भी शामिल किया जाता है। तो इसमें सभी को शामिल किया जाता है, सभी राज्यों को इसमें बुला करके योजना आयोग की जगह पे जो बनाया गया है नीति आयोग, इसकी बैठक की जाती है। ओके, तो नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास के प्रक्रिया में निर्देश एवं परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, ग्राम स्तर पर योजनाओं से लेकर सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। तो ये नीति आयोग का कार्य है, आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो आपको नीति आयोग का मतलब समझ में आना चाहिए, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, कार्यकारी आदेश के द्वारा। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी कुछ बातें कि एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, और बाकी इसके क्या क्या कार्य हैं ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें ये सब होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी राज्यों के सीएम, उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके अलावा प्रशासक होते हैं। ओके, नीति आयोग कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, ये बहुत पुरानी संस्था है, संविधानेतर निकाय, यानी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसका कार्य क्या है? योजना निर्माण व क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग पाना। ये उसके लिए बनाई गई थी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठा करके राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक की जाती थी। लेकिन जब से नीति आयोग बनाया गया है तो गवर्निंग काउंसिल में ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला लिया जाता है, तो अभी इसकी प्रासंगिकता कम हो गई है। अब बात करते हैं राजभाषा। राजभाषा यानी राजभाषा और राष्ट्रभाषा 2 शब्द हैं, एक है राजभाषा और एक है राष्ट्रभाषा। इन दोनों में पहले अंतर समझिए। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि उस राष्ट्र की भाषा ये है सबसे बड़ी जिसे मानते हैं। जैसे कि अपना तिरंगा है ना, जैसे राष्ट्रीय झंडा जिसे बोला जाता है अपना ट्राई कलर वाला, ऐसे ही राष्ट्रीय गीत होता है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत जो है अपना वंदे मातरम, उसके अलावा अपना राष्ट्रगान होता है जन गण मन। ऐसे ही कोई एक भाषा जो हमारे राज्य, अपने देश को पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व करने के लिए बोल दी जाए, तो हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, एक भी राष्ट्रभाषा नहीं है। बाकी हिंदी के लिए ऐसा प्रयास किया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, इसलिए भारत की एक भी राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन राजभाषा, राजभाषा का मतलब है सरकार के जो कामकाज हो रहे हैं, जो कागजों में लिखा जा रहा है, वो कौन सी भाषा में लिखा जाना चाहिए। सरकार के जो लेखा पत्र होते हैं उनमें कौन सी भाषा यूज करनी चाहिए। तो भारत के संविधान में क्लियरली लिखा है, तो भारत की राजभाषा क्या होगी, अपनी राजभाषा क्या होगी, अपनी हिंदी होने वाली है। लेकिन उस समय इसका विरोध किया गया, तो उस समय कुछ छूट दे दी गई कि 15 साल तक हिंदी और हिंदी के साथ में इंग्लिश, ये दोनों राजभाषा रहेंगी भारत यानी केंद्र के कार्यों के लिए, क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने उसका विरोध किया था। अब 15 साल बाद में अगर संसद चाहे तो इंग्लिश को हटा सकती है, लेकिन इंग्लिश हटाने का अभी तक कोई मौका नहीं आया और ना ही आगे हटने वाली है, क्योंकि अब इंग्लिश इतनी ज़्यादा समाहित हो गई है कि इंग्लिश को नहीं हटाया जा सकता। तो आज के समय पे जो राजभाषा है वो हिंदी है, बट उसके साथ साथ में इंग्लिश भी यूज की जाती है। ओके, और राष्ट्रभाषा भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा यानी जो कागज पत्रों में लिखा जाता है, वो सरकारी कागज पत्रों में जो लिखाया जाता है वो सब कौन सी भाषा में होगा। ओके, संघ की राजभाषा के बारे में आर्टिकल 343 में बोला हुआ है कि राजभाषा जो होगी वो हिंदी में होगी और देवनागरी लिपि में होगी, ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। बाकी 15 साल के लिए उपबंध दिए गए थे कि 15 साल तक इंग्लिश भी यूज की जाएगी और बाद में इसे हटा देना इंग्लिश को, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया इंग्लिश हटाने का, तो आज भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंबाइंड में चलती है। अगर बात करें संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, संविधान में आर्टिकल नंबर 343 में लिखा है संघ की राजभाषा क्या होने वाली है, हिंदी। 15 साल का टाइम दिया लेकिन हट नहीं पाई।
44 में क्या लिखा हुआ है, राजभाषा के संबंध में आयोग व संसद की सम्मति। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ज्यादा, 43 बता दिए वही इंपॉर्टेंट है, बट बाकी मैं यहाँ पे पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। 343 से लेकर 351 तक अपना भाषा से संबंधित प्रावधान है। ओके, 345 में राज्य की राजभाषा एवं राजभाषा यानी प्रत्येक राज्य की अपनी कोई ना कोई राजभाषा होगी। एक तो केंद्र की हो गई हिंदी, ठीक है, हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश हो गई। अब प्रत्येक राज्य की जैसे अपना राजस्थान है, अगर मान लीजिए राजस्थान में तो नॉर्मली हिंदी को यूज किया जा रहा है। ओके, उसके अलावा यूपी में हिंदी वगैरह यूज की जा रही है। अगर बात करें कि हम साउथ में चले जाते हैं, कर्नाटक वगैरह में चले जाते हैं या तमिलनाडु में चले जाते हैं, तो उनकी पहली राजभाषा जो होती है वहाँ पे तमिलनाडु में तमिल होगी, कर्नाटक में कन्नड़ होगी। तो वहाँ पे ये राजभाषा, तो प्रत्येक राज्य की राजभाषा क्या क्या होने वाली है इसमें ये उल्लेख है। आर्टिकल 340 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में, किसी राज्य और संघ के बीच में पत्र आदि की राजभाषा क्या रहने वाली है। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है, तो वहाँ पे कौन कौन सी राजभाषा यूज की जानी है। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। 348 में न्यायालयों की भाषा कौन सी रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यादन के प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये कोई भी इंपॉर्टेंट। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, परंतु वर्तमान में 22 भाषाएं उसमें शामिल हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में जो शामिल हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, वो आपको याद तो नहीं करनी है, बाकी आप सब जानते ही हैं। बहुत सारी भाषाएं भारत में कम से कम 1500 से ऊपर भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है। ओके, अगर आपको नाम याद रखना है तो ये ओडिया रख लेना, मलयालम रख लेना, कन्नड़ रख लेना, तेलुगु, संस्कृत, ये तमिल, इनका ही नाम याद रख सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। ये शास्त्रीय भाषाएं, ओके, ये सारी की सारी शास्त्रीय भाषाएं, तो ये इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय भाषाएं मतलब इनका खुद का अपना व्याकरण है, बहुत पुराना व्याकरण है। तमिल भाषा का व्याकरण है, संस्कृत का, तेलुगु का, कन्नड़ का, उड़िया का, मलयालम का, इनका खुद का व्याकरण है और खुद का साहित्य है। तो ये सारी की सारी भाषाएं अपनी जो है वो शास्त्रीय भाषाएं। बाकी अंतिम 4 जो भाषाएं शामिल की गई हैं वो हैं डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं अंत में शामिल की गई हैं। 22 भाषाएं कुल। नाम याद रख सको तो याद रख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे आप जाके वहां पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और कोशिश कर लेना याद रखने की। पिछले पार्ट में, अपने पार्ट 4 में एक हिस्सा शायद छूट गया था, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब ऐसा राज्य क्षेत्र जहां पे सीधा सीधा अधिकार किसका होता है, केंद्र सरकार का। जैसे कि चंडीगढ़ में डायरेक्टली जो कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार का होता है, यानी गृह मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आ रहा है चंडीगढ़, ठीक है। वहां पे एक प्रशासक होता है, प्रशासक आईएएस अधिकारी होता है और वहां पे वो प्रशासन चलाता है। ओके, ऐसे ही अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो भी अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह वो भी हैं। उसके अलावा पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और अभी जो नए बने हुए हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। इन सभी आज के समय पे कुल मिला के 28 राज्य हैं भारत में, ओके, और 9 यूटीज हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 9 में से 6 यूटीज तो नॉर्मल हैं, जिनका डायरेक्ट प्रशासक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक आईएएस अधिकारी होता है और वो आईएएस अधिकारी जो होता है वो गृह मंत्रालय के अंडर आता है और वहीं से कंट्रोल करता है। ओके, तो ये होते हैं अपने 6 यूटीज जो है वो डायरेक्ट प्रशासक में। 3 यूटीज ऐसे हैं जहां पे अपनी विधानसभा है और वहां पे मुख्यमंत्री पद चुना जाता है, लेकिन फिर भी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल के अंतर्गत आते हैं। ओके, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है अपना दिल्ली, दूसरा है अपना पुडुचेरी और अभी जो नया बनाया गया है अपना केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर। ये 3 ऐसे हैं जहां पे विधानसभाएं हैं, मुख्यमंत्रियों के चुनाव होंगे और वहां पे अपने उपराज्यपाल के अंतर्गत वो आने वाले हैं। तो कुल मिला के ये 6 और 3 कुल 9 यूटीज हैं। देख लीजिए क्या है। ऐसे क्षेत्र, इनका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 239 से 241 तक किया गया है। ऐसे क्षेत्र जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा
नियुक्त प्रशासक द्वारा होता है। वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे हैं जहां पे चुनाव होता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री आता किसके अंडर में है, वो उपराज्यपाल के अंडर में आता है। ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप कमेंट बॉक्स में ट्राई करना उन सभी 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखने की। ओके, ये मैं करा चुका हूं, तो यहां से कट करना है। ओके, अब हम बात करते हैं अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। ये अपने संविधान में लिखा हुआ है इसी तरीके से कि कुछ अस्थायी, टेम्परेरी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं। ठीक है, उनमें से सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर 370, जो कि बहुत ज्यादा विवादास्पद रहा है और जिसे अभी मोदी सरकार के सेकंड पार्ट में, सेकंड जो वो आया है, मोदी 2.0 सरकार जो आई है, उसके अंतर्गत इसे हटा दिया गया है। ये जो था जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है। जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे। तो 370 का जो पार्ट 1 था, उसे ही क्लॉज 2 था और क्लॉज 3 था। अब क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को खत्म कर दिया गया है और पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में कुछ नहीं है, बस ये बताया गया है कि ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ओके, तो 370 जो है वो अभी हटा दिया गया है। तो ये अस्थायी था, तो इसका हटना जरूरी था और वो आज के समय पे हटा दिया गया है। तो आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, आज के समय पे वर्तमान में है नहीं। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ओके, 371 का या ए में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान। ये नागालैंड, असम, मणिपुर, जो भी ट्राइबल एरिया हैं जहां पे जनजातीय क्षेत्र जाता है, उन जनजातियों के एक स्पेशल अधिकार देने के लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान किए गए हैं और वो भी अस्थायी हैं। ओके, जैसे असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है 370 सी में, 371 सी में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। ओके, 371 डी में आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 ई में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी, इस तरीके से बात की गई। 371 एफ में सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। एफ के बाद में जी में अपना मिजोरम के लिए, एच में अपना अरुणाचल प्रदेश के लिए, आई में अपना गोवा राज्य के लिए और जे में अपना कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। ये विशेष प्रावधान है विशेष कंडीशंस में, और इनमें स्पेशल अधिक ज्यादा छूट से नहीं दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो छूट दी गई थी वो जम्मू कश्मीर के लिए दी गई थी। वहां उनका एक अलग से झंडा होता था, वहां पे अलग से संविधान सभा के तहत नया संविधान बनाया गया था और दोहरी नागरिकता जैसा सिस्टम था। लेकिन अभी आर्टिकल 370 समाप्त हो गया है। बाकी अन्य राज्यों के लिए कुछ कुछ विशेष प्रावधान है। अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में तो इनसे पूछा जा सकता है। नॉर्मली अगर आप याद रखो तो 371 याद रख लेना। 371 में जो ट्राइबल एरियाज हैं या कुछ विशेष एरियाज हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए अस्थायी रूप से। ओके, अब हम ये सारी चीजें अब कवर कर चुके हैं, तो लास्ट में अब हम सब रिवाइज करने वाले हैं, पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले हैं, एक एक चीज देखेंगे। अब इसमें तो मैं बोलता जाऊंगा और आप देखते जाना, क्लियरली समझते जाना, क्योंकि मैंने वहां से लेके अब तक सब कुछ बता दिया है आपको। देखिए, भारत के संविधान के कुल मिलाकर के 22 भाग आपको मैंने बताए थे। उन 22 भागों को मैं आपके लिए कंप्लीटली बताने वाला हूं, उन 22 भागों में क्या क्या लिखा हुआ है। एक बार पूर्ण रूप से देखिए। देखो, भाग 1, उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत का कौन कौन सा ज्योग्राफिकल कंडीशन है और उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, ये भाग 1 के अंतर्गत व्याख्या कर दी गई है। यानी भारत क्या है, भारत का क्षेत्र कौन सा है, ये सब कहाँ कहाँ पे कवर कर दिया गया है। शुरू में तो भारत को ही डिफाइन किया है, यानी भारत का मतलब क्या है, हमारे अंदर कितना क्षेत्र आने वाला है, ये सब डिफाइन कर दिया गया आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक। पहले तो भारत देश के बारे में बता दिया गया, उसके बाद में बात कर दी गई भारत की नागरिकता की। बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बनाए गए हैं ये पार्ट। भारत की नागरिकता की बात कर दी गई कि भारत का नागरिक कौन बन सकता है। तो नागरिकता के लिए आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 में उल्लेख किया गया है। ओके, उसके बाद में उन नागरिकों के क्या क्या मूल अधिकार हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शुरुआत में ले दी गई हैं। ओके, पहले तो ये बता दिया कि भारत देश ही क्या है, फिर भारत देश के नागरिक कौन कौन है, उन नागरिकों के क्या मूल अधिकार हैं,
मूल अधिकारों के लिए आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 में पूर्ण रूपेण व्याख्या की गई है। अब मूल अधिकारों के बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे दिए गए हैं। राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपको सरकार ऐसे चलाने का प्रयास करना है, तो वो जो है आर्टिकल नंबर 36 से और आर्टिकल नंबर 51 तक उसमें व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के बाद में मूल कर्तव्य, ये बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य इसे भाग 4 का ए बोल दिया गया है, भाग 4 का बोल दिया गया है। रहने को भाग 4 ही रहा, अगर इसे अलग से भाग माने तो अलग से भाग भी मान सकते हो आप। ओके, मूल कर्तव्य जो है वो अपना आर्टिकल नंबर 51 ए या 51 का में जोड़ दिए गए थे इंदिरा गांधी सरकार के समय पे। अब आ जाता है पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में संघ के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। संघ के बारे में, ओके, संघ के बारे में क्या बताया गया है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, इस तरीके से संघ के 5 अध्याय बनाए गए हैं, संविधान के अंतर्गत अध्याय हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको याद करा देता हूं कि ये संविधान है। संविधान में कुल मिलाकर बोलने को बात की जाए तो अनुच्छेद होते हैं, मेन भाग जो होता है जिसमें व्याख्या की गई है किसी की, लेकिन पहले संविधान को हमने पार्ट्स में बांट दिया, कुल मिला के 22 भागों में बांट दिया। ठीक है, इन 22 भागों में से कुछ भागों के अंतर्गत जो है वो अपना अध्याय भी जोड़े गए हैं। ठीक है, शुरुआती भागों में अध्याय नहीं है, लेकिन जैसे संघ वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 151 तक बात हो रही है, तो बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे अलग अलग अध्याय बना दिए गए हैं। ओके, पहला अध्याय कार्यपालिका से संबंधित, आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 78 तक का। ओके, दूसरा अध्याय संसद के बारे में, 79 से 122 तक संसद के बारे में सब व्याख्या की गई है। उसके बाद में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो हैं वो आर्टिकल नंबर 123 में दी गई हैं। ओके, संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो व्याख्या की गई है वो आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 तक की व्याख्या की गई है। अब बात समझ में आ रही होगी आपको क्लियरली कि यहाँ पे जो संघ है, संघ को अलग अलग अध्यायों में बांटा है। अध्याय 1 में कार्यपालिका ले ली, सेकंड में संसद ले लिया, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ले ली, न्यायपालिका ले लिया, और आर्टिकल नंबर इसमें अध्याय नंबर 5 में अपना कैग ले लिया, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके लिए 148 से लेके 151 अनुच्छेद ये दे दिए गए। ओके, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 के बाद में पार्ट नंबर 6, जिसमें राज्य के बारे में बात की गई है। राज्य के लिए वही आर्टिकल 152 से लेके 237 तक राज्य के बारे में बात की गई है। इसके अलग अलग अध्याय, अध्याय 1 साधारण कुछ व्याख्या की गई है, राज्य का मतलब क्या है और किस किस तरीके से ये चलेगा, इस तरीके से। उसके बाद में राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका की अगर बात की जाए तो आर्टिकल नंबर 153 से लेके 167 तक बात की गई है। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल, 168 से लेके 212 तक इसमें विधानमंडल की व्याख्या की गई है। ओके, अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियां, जो कि जैसे कि अपने राष्ट्रपति की 123 में थी, सेम टू सेम उसी तरीके से राज्यपाल की 213 में बताई गई हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय, जैसे ही पहले वहां पे सुप्रीम कोर्ट था अपने केंद्र के लेवल पे, यहाँ पे हाई कोर्ट और उसके अधीन वाले जितने भी हैं उन सब के बारे में पूर्ण विश्लेषण किया है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 214 से 232 तक, और अधीनस्थ न्यायालय ये आर्टिकल नंबर 233 से 237 तक। यानी अपना जो राज्य वाला हिस्सा है पार्ट नंबर 6, कौन सा नंबर है, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 को अध्यायों में बांटा गया है। पहला अध्याय, दूसरा कार्यपालिका का, तीसरा राज्य विधानमंडल का, चौथा राज्यपाल की विधायी शक्ति का, पांचवा राज्यपाल के राज्यों के उच्च न्यायालय का, छठवां अधीनस्थ न्यायालयों का। ठीक है, तो अब हम पार्ट 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। ओके, और आर्टिकल नंबर 237 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अपना राज्य जो था 152 से लेके 237 था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अपना पार्ट नंबर 7 आता है। पार्ट नंबर 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान, सातवां संशोधन अधिनियम 1956 को धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त कर दिया गया। ओके, ये पार्ट नंबर जो 7 है इसे निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद में यानी आर्टिकल नंबर 238 को यहाँ पे निरस्त कर दिया गया है। ओके, उसके बाद में पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें यूटीज के बारे में बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्र जो है उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 239 से लेके आर्टिकल नंबर 242 तक अपने केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। पार्ट नंबर 9 में पंचायतों के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक, यानी अपनी ग्राम पंचायत वाला जो सिस्टम है उसकी बात की गई है।
पार्ट 9 का ए जोड़ा गया है, उसमें नगर पालिकाओं की बात की गई है। ठीक है, संविधान संशोधन में आपको बता चुका हूं जो 1992 में हुआ था। आर्टिकल नंबर 243 पी से लेके आर्टिकल नंबर 243 जेड जे तक ये अपनी नगर पालिका की बात की गई है। ओके, उसके बाद में अपना पार्ट 9 का बी जो है उसमें सहकारी समितियों की बात की गई है, 243 जेड एच से जेड टी तक बात की गई है। ओके, तो ये पार्ट 9 का ये है पंचायतें, नगर पालिका और सहकारी समितियां, ये सब इसमें व्याख्या की गई है। अब पार्ट 9 के बाद में आता है अपना पार्ट 10। इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 244 और आर्टिकल नंबर 244 ए, इन दो में। पार्ट अगर 11 की बात करें, 11 की, तो संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है उन्हें दो अध्यायों में बांटा गया है, अध्याय 1, अध्याय 2। अध्याय 1 में विधायी संबंध क्या रहेंगे, प्रशासनिक संबंध क्या रहेंगे। तो विधायी संबंध जो है वो 245 से लेकर 255 तक व्याख्या की गई है, और प्रशासनिक संबंध के लिए 256 से लेकर 263 तक का व्याख्या की गई है, यानी संघ और राज्यों के बीच में संबंध की व्याख्या की गई। ये सारी की चीजें मैं आपको शुरुआत में याद करा चुका हूं, यहाँ पे हम पूर्ण रूप से रिवीजन के रूप में देख रहे हैं। वित्त संपत्ति संविदाओं के और बाद ये अपना पार्ट नंबर 12 है। ओके, भाग 12 में ये सब बात की गई है, वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद। तो इसके अलग अलग भाग हैं। भाग 1 में, अध्याय 1 में है वित्त, अध्याय 2 में है ऋण लेना, अध्याय 3 में है संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और बाध्य। ठीक है, और भाग 4 में है संपत्ति का अधिकार। ये पहले संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार था, ठीक है, और इसे हटा करके ये यहाँ पे जोड़ दिया गया है इसे आर्टिकल नंबर 300 ए में। और भाग कौन सा है, ये भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में जोड़ दिया गया है। वित्त के बारे में देखते हैं। वित्त जो है वो 264 से लेकर 291 तक वित्त के बारे में व्याख्या की गई है। ऋण लेने के लिए 292 और 293 अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और बाद इनके लिए आर्टिकल नंबर 294 से 300 तक बात की गई। ओके, अब भाग नंबर 13 पे चलते हैं, पार्ट नंबर 13 पे चलते हैं। भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इन पे बात की गई है। आर्टिकल नंबर 301 से 307 तक इसमें बात की गई है। अब भाग नंबर 14 की बात करें हम, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी यूपीएससी और आरपीएससी के लिए जो बात की गई है। आर्टिकल नंबर 308 से लेकर 323 तक इसमें पूरी व्याख्या की गई है। इसमें एक तो है नॉर्मल सेवाओं की बात की गई है, उसमें 308 से लेकर 314 तक, और लोक सेवा आयोग जो है उनके लिए 315 से लेकर 323 तक इसमें बात की गई है। तो भाग नंबर हम 14 तक पहुंच चुके हैं। ओके, अब भाग नंबर 14 में ए जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसमें कुछ अधिकरण है, ट्राइब्यूनल्स हैं, और ये बाद में जोड़ा गया है। ओके, तो आर्टिकल नंबर 323 ए और आर्टिकल नंबर 323 बी में ये बात की गई है अपने अधिकरणों की। अगर बात करें निर्वाचन की, तो निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 ए तक इसमें व्याख्या की गई है। निर्वाचन अपना, जिसमें सारा का सारा प्रोसेस समझाई हुई है, कैसे कैसे निर्वाचन होंगे सबके लिए, और जो सीईसी वगैरह और जो जितने भी पद हैं उनकी व्याख्या यहाँ पे की गई है। अब भाग नंबर 16 पे पहुंच गए हम, पार्ट नंबर 16। इसमें क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 330 से 342, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब भाग नंबर 17 पे पहुंच जाते हैं, पार्ट नंबर 17 पे, जिसमें हमने राजभाषा की बात की थी। पहले संघ की भाषा की बात की थी, फिर प्रादेशिक भाषाओं की बात की थी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा की बात की थी, और विशेष निर्देश, यानी 4 अध्याय हैं इसके अंतर्गत राजभाषा के अंतर्गत। अगर राजभाषा की डायरेक्टली बात करें तो 343 से 351 की बात की गई है, लेकिन संघ भाषा की बात करें तो 343 और 344 में उल्लेख है। प्रादेशिक राज्यों की भाषाओं की बात करें तो 345 से 347 तक का उल्लेख है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाओं की बात करें 348 और 349, और कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं 350 और 351 में। अब आता है आपात उपबंध। ठीक है, आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, ये 352 और से 360 तक है। ठीक है, इसमें बीच में अगर आपको एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है तो इस तरीके से याद रखना, 352 में 4 जोड़ने पे 356 और उसमें 4 जोड़ने पे 360। ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है, किसी बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ओके,
पूरे भारत पे ही आपातकाल लगाया जा सकता है इसके तहत। 356 में किसी राज्य में आपातकाल लगता है, राज्य आपातकाल जिसे बोलते हैं। अगर कहीं पे सरकार सही ढंग से नहीं चल रही है, सरकार कुशासन के आधार पे है, तो राष्ट्रपति वहां पे उस सरकार को बर्खास्त कर सकता है और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के अधीन आ गई, यानी प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के अधीन आ गई। ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 360 जो कि वित्तीय आपातकाल के संबंधित है। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन काफी बार लग चुके हैं, राष्ट्रीय आपातकाल भी काफी कम लगा है। ओके, अब चलते हैं अपने आपातोपबंध जो है वो आपको मैंने बता दिए 352 से लेकर 360 तक। कुछ प्रकीर्ण है भाग नंबर अपना 19 के अंतर्गत, प्रकीर्ण में 361 से लेके 367 तक। ठीक है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, जो है क्या है, इसमें एक तरीके से शब्दावलियां जितनी भी हैं संविधान के अंतर्गत, उन शब्दावलियों की व्याख्या की गई है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इस शब्दावलियों की व्याख्या की गई है इसके अंतर्गत। संविधान का संशोधन अगर करना है तो भाग नंबर 20 में वो उसका उल्लेख है और आर्टिकल नंबर 368 में उसका उल्लेख है। उसके बाद में भाग नंबर 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, आर्टिकल नंबर 369 से लेके 392 तक। ओके, उनमें से 370 और 371 इंपॉर्टेंट हैं। 370 को समाप्त कर दिया गया है, 371 के भी अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग विशेष अधिकार दिए गए हैं। और भाग नंबर 22 जो सबसे लास्ट में है, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, पाठ और निरसन, यानी मतलब एक तरीके से बोल सकते हो जब आपका लेक्चर समाप्त होने होता है तो कहीं भी आप बुक्स वगैरह देखते होंगे तो लास्ट में इंग्लिश का हिंदी में क्या अर्थ है और वो सारी चीजों के संक्षिप्त नाम क्या होते हैं, वो सब के सब आर्टिकल नंबर 392 से 395 में लिखे हुए। तो इस तरीके से मैंने आपको 2200 भाग का और सभी अनुच्छेदों का एक बहुत जल्दी में एक रिवीजन करा दिया है। ओके, 22 भाग आपके शामिल किए। भारत क्या है, नागरिक कौन है, मूल अधिकार, मूल अधिकारों के बाद में डीपीएसपी, फिर मूल कर्तव्य, फिर अपना संघ के बारे में, फिर राज्य के बारे में, फिर कंटिन्यूअसली चलते चलते हमने 2200 भागों को देख लिया और सभी अनुच्छेदों के बारे में यहाँ पे हमने क्लियरली देख लिया है। ओके, अब लास्ट में एक बार इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं उनको भी रिवाइज करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी 2-3 बार रिवाइज करा चुका हूं, बट ये जो इंपॉर्टेंट हैं ये आपको एक बार से फिर से देख लेने चाहिए। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल 1 में संघ का नाम क्या है और उसके राज्य क्षेत्र क्या है ये बताया गया है। ओके, संघ का नाम क्या है, भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत का ऑफिशियल नाम है संविधान के अंतर्गत, भारत गणराज्य यानी और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 3 में नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 3 में है। ओके, जो कि अपना जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अभी किया गया है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, तो उसमें आर्टिकल नंबर 3 का उपयोग किया गया है। आर्टिकल नंबर 13 में मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 14, ये सब मैं आपको क्लियरली पहले बता चुका हूं, मोस्ट ऑफ द चीज यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूं। विधि के समझ क्षमता मैंने मूल अधिकार अच्छे से आपको करा चुका हूं, पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको मूल अधिकारों को डिटेल में समझाया हुआ है। आर्टिकल नंबर 15, इस पे मूवी आ चुकी है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ओके, उसके अलावा आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन के विषय पे अवसर की समानता, यानी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो है वो सबके लिए इक्वल मिलने वाली है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी है उसको खत्म करने का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 19 में वाक स्वतंत्र है, ठीक है, यानी बोलने की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 19 के मैंने अलग अलग आपको भाग बताए थे। उसके बाद में आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है, जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 में ही एक अन्य भाग जोड़ा गया है, आर्टिकल 21A, जिसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। ओके, आर्टिकल 25, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगर 30 नंबर आर्टिकल की बात करें, शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। ये सब रिवाइज मोड में चल रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पहले क्लियरली करा चुका हूँ, सारी की सारी चीजें, और अभी आप देखने के बाद में इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके जितना हो सके उतना रिवाइज कर लेना। और इसमें जो मैंने आपके लिए कराया है पिछले 7 घंटों में,
उससे बाहर आपको शायद ही कोई एग्जाम में सवाल मिलने वाले होंगे। ओके, ज्यादातर चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। आर्टिकल नंबर 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के लिए नियम बताए। आर्टिकल नंबर 38 राज्य लोक कल्याण की आवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा अपना डीपीएसपी में निर्देश दिए गए हैं राज्यों के लिए। आर्टिकल नंबर 39 बी समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व और वितरण, यानी एक व्यक्ति के हाथ में संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए समान वितरण करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, आर्टिकल नंबर 39 सी अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों में अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध। ओके, केंद्रीकरण निषेध नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, एक ही व्यक्ति के पास में संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। और अहितकारी रूप से तो कोई भी आदमी जैसे मुकेश अंबानी खूब रुपए इकट्ठा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिसयूज करते हुए, संपत्तियों का दुरुपयोग करते हुए कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से केंद्रीकरण नहीं करेगा संपत्ति का। ओके, आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु निर्देश दिए गए थे। इसकी शुरुआत जो है अपने राजस्थान में कानून बनाकर की गई थी 1959 में। ओके, आर्टिकल नंबर 43 ए डीपीएसपी के तहत ही आ रहे हैं ये। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना, ये अपने राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए। आर्टिकल नंबर 43 बी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहित करना, ये आर्टिकल नंबर 43 बी। आर्टिकल नंबर 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश दिए गए, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 44, ठीक है, हो सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, अगले 3-4 साल में आर्टिकल 44 पे काम चलेगा। समान नागरिक संहिता, अभी समान नागरिक संहिता नहीं है, क्योंकि अभी अलग अलग धर्मों के आधार पे अलग अलग कानून बने हुए हैं। तो अगले 3-4 सालों में हो सकता है मोदी गवर्नमेंट आर्टिकल 44 के निर्देशों का पालन करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ जाए। ओके, हो सकता है, ये मेरे अभी अनुमान है, मेरे नहीं, अभी आज के समय पे जिस तरीके से बोल्ड डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो ऐसा भी बोल्ड डिसीजन लिया जा सकता है। ओके, उसके अलावा आर्टिकल नंबर 45 में 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं राज्यों के लिए। आर्टिकल नंबर 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभ्यर्थी के लिए निर्देश दिए गए हैं राज्यों के लिए। ओके, आर्टिकल नंबर 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के निर्देश दिए गए हैं, ये राज्यों के लिए निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभ्यर्थी के लिए निर्देश दिए गए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, शुरुआत में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, सबको रटने आपको पड़ेंगे। आर्टिकल नंबर 51 ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आर्टिकल तो आपको याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल नंबर 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेशों के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के क्षमा आदि से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 74 की बात करें, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 73 के अंतर्गत ही वहां पे प्रधानमंत्री पद नियुक्त होगा। ओके, 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर विशेष मंत्रियों को नियुक्त करेगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। तो मंत्रिपरिषद की व्याख्या आर्टिकल नंबर 75 में की गई है। ओके, उसके बाद में अगर बात करें 78 में, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये अपने इकोनॉमिक्स में आएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो आर्टिकल नंबर 112 के तहत ही प्रस्तुत किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके, आर्टिकल नंबर 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति की शक्ति, ऐसे सेम टू सेम जैसे कि अध्यादेश जारी किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसे ही राज्यपाल के द्वारा राज्य में आर्टिकल नंबर 213 के तहत जारी किया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 213 राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। आर्टिकल नंबर 123 जब संसद नहीं चल रहा है उस समय राष्ट्रपति के द्वारा कोई कानून लाया जा सकता है। ओके, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 143 उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपना उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, तो आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 155 राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान।
आर्टिकल नंबर 161 में क्षमा आदि से संबंधित राज्यपाल की शक्तियां। ओके। आर्टिकल नंबर 163 राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। आर्टिकल नंबर 163 राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जैसे आपने पीएम के कर्तव्य बताए थे, ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे राज्यपाल को जानकारी देने के लिए सीएम के कर्तव्य। 169 में राज्यों में विधान परिषदों का सृजन करना, बना सकते हैं राज्य, अगर चाहें तो राज्य विधान परिषद बना सकते हैं। ठीक है, बाकी 5 राज्यों ने ही बनाए हुए हैं अभी आज के समय पे। ओके। आर्टिकल नंबर 200 विधेयकों पर अनुमति। ओके। आर्टिकल नंबर 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। ओके। आर्टिकल नंबर 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्तियां। आर्टिकल नंबर 239 AA, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 239 AA किससे संबंधित है? दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं आर्टिकल नंबर 239 AA के तहत। ठीक है, ये अपना यूटीज के अंतर्गत आता है। ओके। आर्टिकल नंबर 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद को शक्ति है। ओके, जिसमें अपना राज्यसभा जो है वो 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देता है, तो संसद चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर अपना कानून बना सकती है। आर्टिकल नंबर 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में यहाँ प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाना, यह आर्टिकल नंबर 265 में है। ओके। आर्टिकल नंबर 275, ये सब मैं आपको रिवाइज मोड में करा रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके आपको खुद को ही याद करनी पड़ेगी। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलने वाला है, तो किस किस तरीके से ये। आर्टिकल नंबर 280 अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए कराया था, वित्त आयोग। ठीक है। आर्टिकल नंबर 300 वाद व कार्रवाइयां होती हैं सरकार व अन्य बीच में। आर्टिकल नंबर 300 संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों में था, अभी बाद में इसे अपना वैधानिक अधिकार कर दिया गया है। ओके। उसके अलावा आर्टिकल ये अपना कानूनी अधिकार हो गया है, वैधानिक अधिकार जिसे बोल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 311 राज्य व संघ के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना व पद से हटाया जाना, ये सारी प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 311 में। ठीक है, ये सब जो चल रहा है। 312 अखिल भारतीय सेवाएं मैंने आपको बताई थी। ओके। 315 में संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 320 में लोक सेवा आयोग के क्या क्या कार्य होने वाले हैं, ये सब बताया है। 323A में प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, जो जांच करते हैं कुछ गलतियां होने पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल नंबर 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। ओके। आर्टिकल नंबर 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। आर्टिकल नंबर 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल नंबर 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ओके। आर्टिकल नंबर 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। आर्टिकल नंबर 352 आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। 356 अपना राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन जिसे लगाया जाता है। आर्टिकल नंबर 307 वित्त आपात के बारे में उपबंध। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने व उनको प्रभावी करने के असफलता का प्रभाव। ओके। उसके अलावा आर्टिकल 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति व उसकी प्रक्रिया। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध, जिसे कि 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 370 का भी कोई खास महत्व नहीं रहा है। उसके बाद में आर्टिकल 371 में अलग अलग राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं जो अभी भी हैं, जो कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं। ओके। ट्राइबल्स एरिया वाले क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं। ओके। उसके अलावा बाकी जितने विभाग हैं उनमें शब्दावलियां, संक्षिप्त नाम वगैरह दिए गए हैं। ओके। तो इस तरीके से हमने अभी तुरंत सारी के सारे प्रमुख अनुच्छेदों को रिवाइज किया है। आपको ये याद करने पड़ेंगे, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएंगे। और अगर चाहेंगे तो इस पूरा जो क्रैश कोर्स है इसे 2 या 3 बार देख लेंगे तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। इस तरीके से अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि पूरे इस क्रैश कोर्स में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। देखिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी राजनीति क्या होती है।
सारा आपको डिटेल में समझाया था। राज्य की नीति को अगर पुस्तकों में लिख देते हैं तो संविधान, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारा बताया था, इंट्रोडक्शन हुआ था शुरुआत में। उसके बाद में पार्ट 1 में हमने प्रस्तावना को लिया था, संविधान के स्रोत क्या हैं ये बताए थे, संविधान कैसे बना ये बताया था, संविधान का ढांचा, भारत का संघ का ढांचा क्या है, संविधान के कितने भाग हैं, कौन सी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, परिशिष्ट, अनुच्छेद, ये सारा कुछ बताया था। संविधान का मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये क्लियर बताया था। प्रमुख अनुच्छेद उस समय भी बताए थे और अभी भी बताए हुए हैं। अभी मैंने सारे के सारे अनुच्छेदों को शामिल कर लिया है। ओके, प्रमुख संविधान संशोधन जो है वो उस समय बता दिए थे मैंने। महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए उस समय पार्ट 1 में बताए थे। पार्ट 2 में हमने थोड़ा सा हिस्ट्री देखी थी शुरुआत में, फिर संविधान के भाग, अनुसूचियां, ये सारा स्ट्रक्चर दोबारा से देखा था, फिर मूल अधिकारों को डिटेल में समझा था, ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करने की कोशिश की थी। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करने की कोशिश की थी, मूल कर्तव्यों को भी डिटेल में समझाया था, और लास्ट में जाते जाते महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी देखे थे। ओके, और उसके बाद में हम पार्ट 3 की तरफ आ गए थे। पार्ट 3 में हमने शुरुआत प्रमुख अनुच्छेदों से की थी, संघीय कार्यपालिका के बारे में बात की थी, यानी पार्ट 3 में मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में बात की थी। पार्ट 4 में मैं आपको पार्ट 3 में कार्यपालिका के साथ में न्यायपालिका भी शामिल किया था, और पार्ट 4 में मैंने आपके लिए व्यवस्थापिका यानी विधायिका के बारे में बात की थी। ओके, विधायिका के बारे में बात की थी, किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं उस तरीके से बात की थी। तो पार्ट 3 में ये चला था संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को लिया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सबको डिटेल में समझाया था। पार्ट 4 में हमने व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर की बात की थी, राज्यसभा, लोकसभा, इनके बारे में बात की थी, राज्य व्यवस्थापिका, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के बारे में बात की थी, स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी, केंद्र राज्य संबंध, ये सारा कुछ हमने देख लिया था। और लास्ट में हमने पार्ट 5 में, आज के लास्ट पार्ट में, शुरुआत में महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ संस्थाएं जो हैं, निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी, कैग, राज्य का महाधिवक्ता, वित्त आयोग, यूपीएससी, ठीक है, कैग जो है, और ये अपना महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल, कैग नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, नियंत्रक एवं मार्ग लेखा परीक्षक जो कैग जो है वो, उसके अलावा नीति आयोग देखा था, उसके अलावा भाषाओं के बारे में देखे, आपात उपबंध देखा, जम्मू कश्मीर देखा, संविधान संशोधन, संघीय ढांचा, ये सब कुछ हमने देख लिया। और लास्ट में दोनों तरीके से रिवाइज किया, 22 भाग जो थे और उनको किस किस तरीके से अध्यायों में बांटा हुआ था वो सब देखा, कौन कौन से अनुच्छेद थे वो देखे, और प्रमुख अनुच्छेद जो थे 40-50 वो सारे के सारे डिटेल में हमने देख लिए थे। इस तरीके से मैंने आपको पॉलिटी का क्रैश कोर्स पूर्ण करा दिया है। पॉलिटी का फुल लेक्चर सीरीज आएगी कुछ समय बाद में, जब हमारा ये क्रैश कोर्स सारी सब्जेक्ट के क्लियर हो जाएंगे। अभी कुछ समय बाद में अपना ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स भी आ जाएगा, उसके बाद में साइंस का और इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स भी आ जाएगा। जब ये सारे क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब फुल लेक्चर सीरीज आएगी, जो कि आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम और यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आप वो लेक्चर सीरीज भी देखना, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आई थिंक इसमें से जो मैंने कवर किया है वो नॉर्मल जो एग्जाम आप देने वाले हो उसमें से 70 से 80% सवाल आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर चीज़ें मैंने इस लेक्चर में कवर कर ली हैं, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा है। इससे रिलेटेड पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के जो भी सवाल हैं उनकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी और वो भी अपलोड कर दी जाएगी। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ऊपर आई भी टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ जाइए और टेलीग्राम से वो डाउनलोड कर लीजिए PDF और पॉलिटी को रिवाइज कर लीजिए। ये बेस्ट तरीके से मैंने आपको जितना हो सकता था बता दिया था। अभी हम जो फुल लेक्चर सीरीज बताएंगे उसमें हर चीज़ को पूर्ण डिटेल के साथ में कराया जाएगा। इवन इफ लक्ष्मीकांत जो भी है उससे भी अच्छे तरीके से, उसमें क्या है सारी बुक्स का मिक्स किया जाएगा और करीब करीब 40 लेक्चर रहने वाले होंगे। उसमें 40 लेक्चर जो होंगे वो 1.5 घंटे के रहने वाले होंगे, उसमें सब कुछ कवर करा लिया जाएगा। तो आई बेस आपको ये पूरा पसंद आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अपना जो पूरा कोर्स आएगा तब आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। मैं अभी यहाँ क्रैश कोर्स को समाप्त करता हूँ। राम राम साहब।